नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा, झारखंड प्रवक्ता परीक्षा एवं बिहार प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, दरिद्रता का विकास की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अमर्त्य सेन से, बी जगदीश भगवती से, सी गुरनान मिडल से और डी फ्रेडरिक लिस्ट से। तो दरिद्रता का विकास जो है यह अवधारणा जगदीश भगवती द्वारा दी गई थी। एक का सही आंसर बी हो जाएगा। दो, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति दीर्घकाल से कोई नहीं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकाल उत्पादन के लिए कम समय मिलता है उत्पादकों को, तथा अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पत्ति के सभी साधनों को बदला नहीं जा सकता है क्योंकि समय कम होता है। कुछ उत्पादन के साधन बदले जा सकते हैं, जैसे श्रम को बदला जा सकता है, और कुछ उत्पत्ति के साधन जैसे पूंजीगत उपकरण, भूमि उत्पादन तकनीक आदि को अल्पकाल में नहीं बदला जा सकता है, श्रम को बदला जा सकता है। इसके अलावा अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। तो यही पूछा गया है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है? अल्पकालीन उत्पादन फलन से। अगर दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात की जाए, उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अगर दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात की जाए तो उत्पादक को उत्पादन के लिए दीर्घकाल में समय अधिक मिल जाता है। समय अधिक मिलने के कारण दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है, अर्थात सभी साधन बदले जा सकते हैं। उत्पादक उत्पादन के पैमाने को नहीं बदल सकता। उत्पादक क्या है? उत्पादक के पूरे पैमाने को ही बदल देता है। इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। दीर्घकाल में उत्पादन फलन का पूर्ति के अनुरूप बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध अल्पकाल से है या दीर्घकाल से। तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से है, एवं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे है? तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से है। यही दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, परा उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की किस अवस्था से है? तो परा उत्पादन फलन का संबंध जो है वह उत्पादन की अति दीर्घ अवधि से है। अति दीर्घ अवधि बी ऑप्शन में है, बी सही है 3 का। 4, उत्पादन के साधनों की मांग कहलाती है। मूलभूत मांग, बाजार मांग, व्युत्पन्न मांग, मौलिक मांग। तो उत्पादन के साधन 4 उत्पादन के साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। अगर इन सब की मांग पूछी जाए, उत्पादन के साधनों की मांग कैसी है, तो व्युत्पन्न मांग होती है उत्पादन के साधनों की मांग। अगर अलग से पूछ ली जाए कि श्रम उत्पादन का एक साधन है, श्रम की मांग कैसी होती है, तो श्रम की मांग भी व्युत्पन्न मांग कहलाएगी, पूंजी की मांग भी व्युत्पन्न मांग कहलाएगी और भूमि की मांग भी व्युत्पन्न मांग कहलाएगी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन में अंततः कौन सा नियम प्रभावी होता है? वृद्धिमान प्रतिफल का नियम, ह्रासमान प्रतिफल का नियम, स्थिर प्रतिफल का नियम, इनमें से सभी। तो उत्पादन में अंततः जो है वह ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्यों लागू होता है? क्योंकि एक विवेकपूर्ण उत्पादक जो है हमेशा उत्पादन की सेकेंड अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। सेकेंड अवस्था में उत्पादन ह्रास नियम की अवस्था कहा जाता है, और इस अवस्था में स्थिर तथा परिवर्तनीय साधन दोनों का उत्पादक द्वारा पूर्ण शोषण कर लिया जाता है। उत्पादक कुल उत्पादन अधिकतम कर लेता है, और यह स्थिति जो है द्वितीय अवस्था में ही प्राप्त होती है। इसलिए द्वितीय अवस्था
को उत्पादन का ह्रासमान प्रतिफल नियम भी कहा जाता है। और इसी अवस्था में एक उत्पादक जो है उत्पादन करना पसंद करेगा। तो 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। 6, उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है, धनात्मक, अनंत, शून्य, ऋणात्मक। तो उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव धनात्मक होती है। 6 ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, बाजार कीमत है, कैसी कीमत है? अल्पकालीन संतुलन कीमत, स्वतंत्र बाजार में औसत कीमत, दीर्घकालीन संतुलन कीमत, सभी बाजारों की औसत कीमत। तो बाजार कीमत जो है वह अल्पकालीन संतुलन कीमत है। 7 ए सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारी स्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। कीमत नेतृत्व, वस्तु विभेद, बाजार शक्ति, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। तो फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश जो है वह एकाधिकारी स्पर्धा में फर्मों के दीर्घकालीन लाभ को शून्य कर देता है। और स्वतंत्र प्रवेश ऑप्शन डी में है, डी सही है 8 का। 9, लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह कथन है, यह कथन किसका है? तो लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, यह कथन रिकार्डो का है। रिकार्डो सी ऑप्शन में है, सी सही है। रिकार्डो के अनुसार केवल भूमि ही लगान प्राप्त कर सकती है, अन्य साधन नहीं। अर्थात केवल लगान जो है प्राप्त होती है रिकार्डो के अनुसार सिर्फ भूमि से ही प्राप्त होती है। रिकार्डो के अनुसार भूमि में कुछ ऐसी विशेषता पाई जाती हैं जो अन्य साधनों में नहीं पाई जाती हैं। जैसे भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, अतः इसकी समाज के लिए कोई उत्पादन लागत नहीं है, और भूमि की पूर्ति स्थिर और सीमित होती है। तथा रिकार्डो के अनुसार जनसंख्या में होने वाली निरंतर वृद्धि तथा खेती में घटते प्रतिफल के नियम का लागू होना लगान उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण हैं। रिकार्डो लगान उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण कौन मान रहे हैं? जनसंख्या में होने वाली निरंतर वृद्धि तथा खेती में जो घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, इन दोनों कारणों को रिकार्डो लगान का कारण मानते हैं। तथा रिकार्डो के अनुसार भूमि के भिन्न भिन्न टुकड़ों की उपज शक्ति व स्थिति में अंतर के कारण ही लगान उत्पन्न होता है। और रिकार्डो ने लगान को भेदात्मक बचत कहा है। रिकार्डो के अनुसार लगान मापने का क्या तरीका है? लगान बराबर होता है रिकार्डो के अनुसार अधि सीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज। लगान बराबर होता है अधि सीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज, यह सूत्र पूछा जाता है। तो रिकार्डो के अनुसार लगान अधि सीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज होगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था, लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, कथन किसका है? तो रिकार्डो का है। क्लासिकल अर्थशास्त्री है रिकार्डो का कथन है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, लगान का आधुनिक सिद्धांत विकसित किया गया। तो यह इजी क्वेश्चन है। लगान का आधुनिक सिद्धांत जो है वह रॉबिन्सन द्वारा विकसित किया गया था, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा विकसित किया गया था। क्या रॉबिन्सन ने बताया? रिकार्डो ने तो बताया था कि लगान की अवधारणा के संबंध में रिकार्डो ने बताया कि लगान केवल भूमि तक ही सीमित है, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान उत्पादन के किसी भी साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम पर उत्पन्न हो सकता है। लगान की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन यह श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा किया गया। और आर्थिक लगान की बात करते हुए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया, वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। लगान आर्थिक लगान बराबर होता है वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। अगर आधुनिक लगान के मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो लगान केवल भूमि पर ही नहीं, उत्पादन के सभी साधनों पर प्राप्त हो सकता है। लगान उत्पन्न होने का कारण साधन की सीमितता एवं विशिष्टता है तथा साधन की वर्तमान आय में से हस्तांतरण आय को घटाकर लगान का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा पूर्णतया लोचदार पूर्ति पर कोई लगान नहीं होता है तथा पूर्णतया बेलोचदार भूमि पर कुल वर्तमान आय ही लगान है। कुल आय अगला क्वेश्चन जो है आभास लगान संबंधित है। तो आभास लगान कुल आय
या कुल आगम माइनस कुल परिवर्तनशील लागत से संबंधित है। कुल आगम या कुल आय माइनस कुल परिवर्तनशील लागत ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा। आभास लगान का प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल को माना जाता है। अल्पकाल में मशीनों तथा उत्पादन के मनुष्य निर्मित अन्य साजो सामान से प्राप्त आय को आभास लगान मार्शल ने कहा है। प्रति इकाई आभास लगान ज्ञात करने का सूत्र होगा कीमत माइनस एवरेज वेरिएबल कास्ट एवीसी। इसके अलावा कुल आभास लगान कुल आय माइनस कुल परिवर्तनशील लागत को व्यक्त करता है। आभास लगान केवल अल्पकाल में ही प्राप्त होता है और दीर्घकाल में यह समाप्त हो जाता है तथा आभास लगान अल्पकालीन एवं अस्थायी प्रतिफल कहलाता है। अल्पकालीन और अस्थायी प्रतिफल को आभास लगान कहा जाता है। इसका 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। 12 निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आय के वितरण का फलनात्मक सिद्धांत विकसित नहीं किया? किस अर्थशास्त्री ने विकसित नहीं किया? ए एडम स्मिथ, बी डी रिकार्डो, सी एनकल्डार, डी के क्लार्क। तो आय के वितरण का फलनात्मक सिद्धांत जो है एडम स्मिथ ने नहीं विकसित किया था। 12 ए सही। 13 मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है लाभ स्तर, पूंजी की सीमांत कुशलता, आय स्तर, ब्याज दर। कीन्स ने मुद्रा की मांग के संबंध में 3 कारण बताए मुद्रा की मांग के। पहला जो मांग का कारण था बताया इन्होंने लेन देन हेतु मुद्रा की मांग, जिसमें दैनिक खर्चों हेतु मुद्रा अपने पास रखते हैं उपभोक्ता, उसे ही लेन देन हेतु मुद्रा की मांग कहते हैं। यह व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। तो लेन देन मुद्रा की मांग व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है और आय और लेन देन मुद्रा की मांग के बीच प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध होता है। दूसरी जो मुद्रा की मांग का कारण कीन्स ने बताया वह पूर्वोपायी उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग, जो भविष्य या आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए उपभोक्ता अपने पास रखता है, यह भी आय पर निर्भर करती है। एलटी यह आय का फलन होती है और दूसरी जो पूर्वोपाय एलपी यह भी आय का फलन होती है। और तीसरी जो मुद्रा की मांग कीन्स ने बताया वह मुद्रा की मांग सट्टा उद्देश्य हेतु की जाने वाली मुद्रा की मांग थी। जब व्यक्ति मुद्रा से धन कमाने के उद्देश्य से मुद्रा अपने पास रखता है तो ऐसी मांग को मुद्रा की सट्टा मांग कहते हैं, जैसे शेयर, डिवेंचर आदि। यह जो है मुद्रा की सट्टा मांग L2 कह सकते हैं। यह फलन होती है ब्याज दर का और यही पूछा गया क्वेश्चन में। मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है तो ब्याज दर पर और ब्याज दर किस ऑप्शन में है? लाभ स्तर, पूंजी की सीमांत कुशलता, आय, ब्याज दर, डी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन तरलता प्रत्यागम के नाम से भी जाना जाता है किसको? गुरलेसा दृष्टिकोण, रेडक्लिफ दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, मुद्रावादी दृष्टिकोण। तो तरलता प्रत्यागम के नाम से रेडक्लिफ दृष्टिकोण को जाना जाता है। 14 का नंबर बी सही है। 15 लैफर वक्र का आकार होता है यू आकार का, उल्टे यू आकार का। तो लैफर वक्र कर की दर एवं कर राजस्व की मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है जो उल्टे यू आकार का होता है। बी सही है। 15 16 कर की दर एवं कर राजस्व की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है लैफर वक्र द्वारा, फिलिप्स वक्र द्वारा, डाल्टन वक्र द्वारा, एंजल वक्र। तो लैफर वक्र द्वारा कर की दर एवं कर राजस्व की मात्रा के बीच संबंध दिखाया जाता है। 16 ऐसे ही है। 17 यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो करापात होगा। तो मांग वक्र जब एक्स अक्ष के समांतर हो तो करापात विक्रेता पर होगा, या जब मांग वक्र की लोच अनंत हो तो करापात का संपूर्ण भार विक्रेता पर पड़ेगा। एक्स अक्ष के समांतर हो तो विक्रेता पर पड़ेगा और वाई अक्ष के समांतर हो तो क्रेता पर पड़ेगा। तो विक्रेता किस ऑप्शन में है? विक्रेता है डी ऑप्शन में। 17 का डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन जितनी ज़्यादा मांग बेलोचदार होगी उतना ही होगा करापात। व्यक्ति पर, उत्पादक पर, क्रेता पर, विक्रेता पर। तो क्रेता पर होगा।
18 ए सही है। 19 न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध है एजवर्थ से, पिगू से, मार्शल से, किन से। तो न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर एजवर्थ द्वारा किया गया था। 19 ए सही है। 20 सामान्यतः करारोपण में समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा संतुष्ट माना जाता है। तो समानता के सिद्धांत को समानुपातिक करारोपण, प्रगतिशील करारोपण, एक मुक्त करारोपण, प्रतिगामी करारोपण। तो समानता करारोपण में समानता के सिद्धांत को प्रगतिशील करारोपण द्वारा संतुष्ट माना जाता है। 20 बी सही है। 21 निम्न में कौन कर आय नहीं है। कर आय का मतलब जो कर से मिलती हो। तो आय कर के माध्यम से संग्रहित की जाती है। उत्पाद शुल्क यह भी कर के माध्यम से संग्रहित की जाती है। और विक्रय कर, ये तीनों कर आय के स्रोत हैं, जबकि लाइसेंस शुल्क गैर कर आय का स्रोत है। तो 21 का सी सही है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, वे कर जो दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किए जाते कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी, बिक्री कर। तो वह कर जो जिस पर लगाए जाते हैं वही सरकार को वहन किया जाता है, अर्थात वे कर दूसरे पर टाले नहीं जा सकते। ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे आयकर एवं निगम कर। ए सही हो जाएगा 22 का। 23 जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर घटे। प्रतिभूतियां बेचने का मतलब हुआ बॉन्ड डिवेंचर को बेचना, और अर्थव्यवस्था से मुद्रा बैंक अपनी तरफ ले लेती हैं। लोग जब बॉन्ड डिवेंचर खरीदते हैं तो मुद्रा बैंकों में जमा कर देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता क्या होती है, कम हो जाती है और ब्याज दर घट जाती है। तो 23 का सही आंसर डी हो जाएगा। 24 निरपेक्ष सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को मिलाना है। निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने दिया। तो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। एडम स्मिथ 4 नंबर ऑप्शन में, ए का मिलेगा 4 से। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत रिकार्डो द्वारा दिया गया था। रिकार्डो 3 में है, 3 से मिलेगा। निवेश गुणक किन्स द्वारा दिया गया था। किन्स 2 में है, 2 मिलेगा। तो 4 3 2, 4 3 2 किस में है, 4 3 2 बी सही हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में कर की दर प्रदर्शित है। तो कर की दर प्रदर्शित है, तो यह प्रतिगामी कर होगा। प्रतिगामी नहीं, प्रगतिशील कर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कर आधार बढ़ने पर या आय बढ़ने पर कर दर भी बढ़ रही है, इसलिए यह क्या होगा, प्रगतिशील कर होगा। और अगर कर आय या कर आधार की दर आय में वृद्धि के साथ घटती तो उससे क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर। ये प्रगतिशील है, प्रगतिशील सी ऑप्शन में है। ये इसको कह सकते हैं प्रगतिशील, ये कह सकते हैं प्रतिगामी, और ये आनुपातिक कर, और ये अधोगामी। ये कर की प्रणालियां हैं। इधर कर दर हो जाएगी और कर आधार या आय हो जाएगी। आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ रही है तो इसे क्या कहेंगे, प्रगतिशील कर कहेंगे। और आय या कर आधार बढ़ने पर कर की दर क्या हो रही है, घट रही है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिगामी कर। और जब कर आधार या आय में परिवर्तन होने पर कर की दर समान हो, कर की दर ये मान लेते हैं 10% है, और कर आधार या कर आय बढ़ रही है तो इसे क्या कहेंगे, आनुपातिक कर। और जब प्रारंभ में क्या हो, कर आधार बढ़ने के बाद कुछ समय बाद कर आधार स्थिर हो जाए तो, या कर दर स्थिर हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, अधोगामी कर। तो यह कर की कुछ प्रणालियां थी।